Okay, so hello guys, welcome to Suno UPSC Answers. Previously, we have covered part 1 and part 2 of Shakti Dubey's GS2 copy. Today, we will see part 3, and in part 3, we will start with the question number 7. Okay, so let's see. Question number 7. The practice of separation of powers in the constitutional scheme of India and USA is distinct in its own way. Examine. सेपरेशन ऑफ पावर इसकी बात कर रहा है, ये अलग है इंडिया में और यूएसए में. कैसे, इसको एग्जामिन करना है. ठीक है, तो वर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर. यहाँ से शुरू होगा हमारा इंट्रोडक्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज़ बिन गिवन बाय मॉन्टेस्की. सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्की ने दिया था. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस where the legislature, executive, judiciary functions are not concentrated in one body or organization, rather allotted to different branches. That is lawmaking process, legislature, enforcement power, executive, adjudication, judiciary. सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्की ने दिया था. क्या मतलब है इसका, कि जो हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं, ये वन हैंड में नहीं रहेंगे बल्कि डिफरेंट ब्रांचेस में रहेंगे. ठीक है, ओके. सो टू क्लासिकल केस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में और यूएसए में अलग अलग तरीके से फॉलो होती है, और इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है. क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको देखते हैं. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. क्या अंतर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के में सेपरेशन ऑफ पावर में? देखिए, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है. ये ओवरलैप भी करता है, क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेटर्स सिलेक्ट होते हैं, एमपीज, एमएलएज, वही मिनिस्टर्स भी बनते हैं, और इसलिए एग्जीक्यूटिव ओवरलैप करता है. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स. देयर इज़ ओनली सेपरेशन ऑफ एसेंशियल फंक्शन. सिर्फ एसेंशियल फंक्शंस अलग हैं. The concept of separation of power is not explicitly mentioned in the constitution. अपने यहाँ separation explicitly mention भी नहीं है. Several articles like Article 50, 121, 123, 356, etc. implicitly provides for the provision of separation of powers. Separation of powers इन articles में mention है. Wait for a minute. Wait. ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का. मैं आपको एक पुरानी चीज़ याद दिलाता हूँ. जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 वॉज अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लिबरल डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे, तो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पॉइंट पढ़ा था. इट वॉज हियर, चेक्स एंड बैलेंसेस. देखिए, सेम आर्टिकल, आर्टिकल 50, 121, 123, 356, etc. ensure that democracy does not convert into tyranny of majority. यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस रहता है तो टायरानी में कन्वर्ट नहीं होता है, और ये आर्टिकल्स इंश्योर करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस. व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस? सेम सेपरेशन ऑफ पावर की बात है. ये अलग रहे, ये अलग रहे, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और जब दो चीज़ें अलग होंगी तो इसीलिए इनके बीच चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा. आर्टिकल 50, 121, 123, 356, etc. ये रट लो, ये रटना है. ठीक है, गौर करो. चेक्स एंड बैलेंसेस हो या फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर हो, दोनों जगह सेम आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, और इसलिए हम हर बार कहते हैं दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर रीडिंग्स. अब हमको ये पता चल गया है, टॉपर्स इसको यूज़ करते हैं, तो आज हम लोग इसको नोट कर लेंगे. ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एक नोट बनाएं और वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स को और चेक्स एंड बैलेंसेस को, दोनों टर्म्स को लिखें, और उसके सामने ये आर्टिकल का कॉम्बिनेशन लिख लें. ठीक है, चलिए, हमने पढ़ा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है कैसा नहीं है, क्या आर्टिकल्स मेंशन है, एक्सप्लिसिटली तो मेंशन है ही नहीं. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज़ यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम. यहाँ पर है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स. यहाँ पर जो लेजिस्लेचर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये अलग अलग होते हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तीनों ऑर्गन्स के बीच, कौन कौन से तीन ऑर्गन्स?
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यूएसए कहता है कि एक्सप्लिसिटली सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा और तीनों अलग अलग आर्टिकल में मेंशन है, 1 में लेजिस्लेचर, 2 में एग्जीक्यूटिव, 3 में जुडिशियल। ये है यूएसए का सिस्टम और अपने यहाँ नहीं है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो हेंस फ्रॉम अबव डिस्कशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है ना, रिलेटेड टर्म्स हैं ये, इसलिए सेम आर्टिकल्स थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम है सेपरेशन ऑफ पावर चेक्स एंड बैलेंसेस में, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, इन ऑर्डर टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड provides for proper separation of power between the three organs, prioritizing independence over checks and balances, ठीक है। यहाँ पर strict separation of powers है, independence और checks and balances को ensure करने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मॉरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वुड नॉट बी टू स्मॉथ द राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो वैल्यू है, इट इज़ नॉट टू स्मॉथ द राइट्स, राइट्स को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बट to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights। बल्कि डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहे, जितना वो अपने ड्यूटीज़ को जाने उतना ही वो अपने राइट्स को जाने, बस ये फंक्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। राइट्स को मारना नहीं है, बल्कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा। The duties and rights are correlated and inseparable. Yet the original constitution only provided for fundamental rights, that is on part 3, and not duties. ठीक है, आगे fundamental duties added to the constitution by 44th Amendment Act 1978 based on Swaran Singh Committee, added part 4A 51A with 10 duties and added only one through 86th Amendment Act 2002 raising number of duties to 11। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन किया है, उसका इंट्रो ही दिया है, ठीक है। क्या है अभी तक कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था। पार्ट 4A में ये ऐड हुई हैं और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, तो 86th अमेंडमेंट, तब ये टोटल 11 हो गई हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का एक कोट था कि द रियल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ही रियल राइट्स हैं, ठीक है। विच मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर नॉट एंटीथेटिकल टू ईच अदर, रादर दे गो टुगेदर पैरेलली, ये साथ साथ चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू एंश्योर मॉरल एब्लिगेशन बाय द सिटीजन्स। ये क्यों इनकॉर्पोरेट किए गए थे, टू एंश्योर मॉरल ऑब्लिगेशन, कि सिटीजन के ऊपर कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी रहेगा, ठीक है। द ड्यूटीज़ एंड राइट्स टुगेदर इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक बैलेंस बिकॉज राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ लीड्स टू लॉलेसनेस। अगर राइट बिना ड्यूटी के होगा तो लॉलेसनेस होगी, इसलिए ड्यूटीज़ एंड राइट्स टुगेदर इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथ में राइट्स का और ड्यूटीज़ का होना, और यहाँ पर हमने दिया है बढ़िया सा ड्यूटीज़ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हैंस देयर हैव बीन फॉलोइंग रिकमेंडेशंस बाय सेकंड ARC कमेटी, इसलिए ड्यूटीज़ के लिए सेकंड ARC कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। क्या है वो, टू इंक्लूड इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक पेइंग टैक्सेस, वोटिंग एट्सेट्रा एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। पेइंग टैक्सेस और वोटिंग भी ड्यूटीज़ में आ जाए, पर यह भी है नहीं, ओके। टू मेक देम जस्टिशिएबल इन नेचर इन ऑर्डर टू एंश्योर इट्स ओबीडियंस विच विल अल्टीमेटली लीड टू गुड गवर्नेंस। क्या है, जस्टिशिएबल बनाओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्योंकि जस्टिशिएबल नहीं है अभी। अगर आज हम अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो इट विल नॉट बी द वायलेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कोई लॉ नहीं है उसके लिए। लास्ट में इसको कंक्लूड किया है, John F. Kennedy has highlighted the importance of role of duties in empowerment of nation as every nation is what its people make of it। लास्ट में जॉन एफ कैनेडी के को स्टेटमेंट से इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो पहले इंट्रो, राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच रिलेशन, सेकंड ARC की कमिटी की रिकमेंडेशंस, और लास्ट में जॉन एफ कैनेडी का कंक्लूजन। 4 पार्ट्स में बढ़िया आंसर हुआ है ये।
अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या रहेगा? ऑल्सो हाईलाइट द वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट 18 of the Indian Constitution between Article 352 and 360। इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है। ठीक, आर्टिकल 352 प्रोवाइड्स फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विच इज़ कॉमनली नोन एज नेशनल इमरजेंसी। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड, क्या ग्राउंड है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन जिससे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक, imposed in India thrice 1965, 71 एंड 75, 3 बार आई है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर यूनिटरी फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिटरी फीचर है क्योंकि जो भी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर है, इमरजेंसी इंप्लीमेंट होते ही सारी पावर्स यूनियन के पास चली जाती है। ओके, विच ब्रिंग्स ड्रास्टिक चेंजेस इन इट्स इम्पैक्ट, क्या होता है? सेंटर स्टेट रिलेशन इम्पैक्ट होता है, लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ये इम्पैक्ट होती हैं, और फंडामेंटल राइट्स ये भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 358 एंड 359। फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट होते हैं 358 और 359 में दिया हुआ है। क्या है 359 में, क्या है और 358 में क्या है? deals with suspension of rights related to Article 19. These rights get automatically suspended during emergency। 358 कहता है आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, एंड वंस इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट दे आर रिवाइव्ड। ये बाद में रिवाइव भी हो जाते हैं जब इमरजेंसी सीज होती है, अपने आप सस्पेंड होते हैं, अपने आप रिवाइव हो जाते हैं। सस्पेंशन इज़ इफेक्टिव फॉर होल ऑफ इंडिया फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है, ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी हर जगह सस्पेंड होता है। 359 क्या कहता है? 359 डील्स विद फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 19 के अलावा जो हैं वो 359 में है। These rights are not suspended, their enforcement is। ये राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है। मतलब अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, ये नहीं हो सकता। और क्या है? नो ऑटोमेटिक सस्पेंशन रादर थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं जैसा यहाँ था, सस्पेंड ये इन्फोर्समेंट हुआ है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये पार्लियामेंट से अप्रूव होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो मेंशन होंगे आर्टिकल्स सिर्फ वो सस्पेंड होंगे। ठीक, सस्पेंशन कैन बी ऑफ सिलेक्टिव राइट्स फॉर होल पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एंटायर ड्यूरेशन और मे बी टाइम बी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर होल ऑफ इंडिया में। जो भी कंडीशन है वो उस वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिखा होगा, उस हिसाब से होगा ये। 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये हमने देखा यहाँ पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है 358 में। 359 में क्या है? एक्सक्लूडेड 21-22 फ्रॉम द एम्बिट ऑफ 359 इन नो केस देन इन्फोर्समेंट कॉल बी कैन बी सस्पेंडेड। 359 जहाँ पर हमने भी कहा है कि आर्टिकल 19 के अलावा बाकी की राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे 21 और 22 इंक्लूड नहीं है, ये किसी भी केस में सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक, चलिए 358 359 नेशनल इमरजेंसी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। द 7th शेड्यूल इज़ अ रेलिक फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट inherited from the Government of India Act 1935 which needs to be revisited for improving center-state relations। ठीक है, 7th schedule is a relic of colonial past inherited from the Government of India Act। 7th schedule GI Act 1935 से आया है, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। क्यों, क्या है 7th शेड्यूल जो इसको रिविजिट करना है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या? चलिए इसको देखते हैं। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 provides for division of legislative power between the center and state। 7th schedule क्या है? It talks about division of legislative power between center and state। Division of legislative powers। The 7th schedule has been borrowed from Government of India Act GOI Act 1935।
सेवन शेड्यूल 1935 एक्ट से लिया गया है, प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट है, उसमें 100 आइटम है, स्टेट लिस्ट 61 आइटम्स और कंकरेंट लिस्ट 52 आइटम्स। 3 अलग अलग लिस्ट हैं, इसमें तीनों में अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स दी हुई हैं। ओके, इश्यूज विद सेवन शेड्यूल क्या है? द सेवन शेड्यूल हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स एंड एज अ रिजल्ट द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट हैज एक्सपेंडेड वाइल स्टेट लिस्ट इज श्रिंकिंग। सेवन शेड्यूल कई बार अमेंड किया हुआ है, यूनियन में हर बार आइटम वो लोग बढ़ा लेते हैं और जो स्टेट है उसकी जो पावर्स हैं उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसके अंदर के आइटम्स को कम कर रहे हैं। ठीक, रेसिडुअरी पावर इज़ वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। ऑलरेडी यूनियन के पास 100 आइटम्स हैं और इसके अलावा भी जो रेसिडुअरी हैं, जो बची हुई हैं, जो कहीं मेंशन नहीं है, वो भी यूनियन के पास है। एक तो ज़्यादा है और ऊपर से रेसिडुअरी पावर भी ले ली। फेडरल सुप्रीमेसी में ऑल्सो लाई विद द पार्लियामेंट। फेडरल सुप्रीमेसी भी पार्लियामेंट के पास है। आइटम इन यूनियन लिस्ट लाइक एंट्री 58 डीलिंग विद मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ सॉल्ट डज नॉट मेक सेंस एज अ टास्क फॉर यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में कुछ ऐसी डीलिंग्स भी हैं, कुछ ऐसी एंट्री भी हैं जो सेंस नहीं बनाती हैं। वो तो आप स्टेट को दे सकते थे, बट वो भी स्टेट को नहीं दे रहे हैं, वो भी यूनियन अपने पास रख रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि सेवन शेड्यूल में यूनियन को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, जबकि वी शुड हैव द फेडरल प्रोविजंस जहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों के अपने सेपरेट फंक्शंस हैं और दोनों के पास अच्छी पावर्स अलग अलग हों। रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या रिफॉर्म्स? हैंस देयर इज़ अ नीड टू रिविजिट द सेवन शेड्यूल एंड सर्टेन रिफॉर्म्स आर नीडेड। सेवन शेड्यूल रिविजिट करके नीडेड होने चाहिए कुछ रिफॉर्म्स की। क्या है वो? फॉर्मल तमिलनाडु सीएम अन्नादुराई हैज़ रिकमेंडेड दैट यूनियन लिस्ट शुड ओनली कंटेन very important provisions which are important to ensure unity and integrity of the country। जो यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही होना चाहिए यूनियन लिस्ट में। ये बात सीएम अन्नादुराई ने कहा था। सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट ने क्या कहा था? हैज़ रिकमेंडेड फॉर अ फोर्थ लिस्ट फॉर लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू एंश्योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर हो, इसीलिए ये जो 3 लिस्ट हैं यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, इसके अलावा एक चौथी लिस्ट भी बना दो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, दैट इज़ फॉर पंचायती के लिए। ठीक है, ओके। आगे, वेन एवर द आइटम्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर लिस्ट बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट शुड बी कंसल्टेड। जब भी आइटम शिफ्ट हो स्टेट और यूनियन लिस्ट के बीच, दोनों जगह कंसल्ट होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच कंसल्ट होना चाहिए। हाई पावर्ड कमीशन इज नीडेड टू प्रॉपरली एग्जामिन द सेवन शेड्यूल। हाई पावर्ड कमीशन इज नीडेड, ठीक है, सेवन शेड्यूल के लिए, तब कहीं जाके कुछ रिफॉर्म्स होने हैं वो प्रॉपरली एग्जामिन हो सकते हैं। लास्ट में बढ़िया सा कंक्लूजन दे दिया। सेवन शेड्यूल विच इंश्योर डिवीजन ऑफ पावर नीड्स टू बी अपडेटेड बेस्ड ऑन रियलिटीज़ ऑफ करंट इंडिया। करंट इंडिया में जो रियलिटीज़ हैं उसके हिसाब से सेवन शेड्यूल को वापस से रिविजिट करो, ना कि यूनियन को और ज़्यादा पावरफुल बनाओ। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये चारों क्वेश्चन आज कर लिए हैं और फिर अब कल से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब तक हमने किए थे 10 नंबर के क्वेश्चंस, 11 है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक 2-2 पेज के आंसर थे, कल से जो शुरू होगा वो 3 पेज का होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर गिविंग यू टाइम।